करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ख़वातीन व हज़रात, अब आपके पेश खिदमत है राजेंद्र सिंह बेदी के नॉवलेट एक चादर मैली सी का 7वां बाब। तो आइए समात फरमाइए मुसन्निफ़ की कहानी मेरी ज़बानी। उस रात रानू एक बहन, बीवी और माँ की तरह मंगल के ज़ख्मों पर सेक करती रही। बाहर तो जा न सकती थी, इसलिए वहीं दुपट्टे को मुंह में ठूस कर वो उसमें अपने गर्म गर्म सांस की धूपनी चलाती और मंगल की सूजन पे रख देती। उसे आराम भी आ रहा था और बीच बीच में वो करा भी रहा था। कभी कभी दर्द बगैर पता दिए, बिना खबरदार किए शऊर की तहों में कहीं गुम हो जाता तो मंगल को रानू के हाथ अजीब से लगने लगते। शायद इन हाथों में रची हुई मेहंदी का रंग उस अंधेरे से भी तीखा था और वो उस खट्टे से भी तेज़ जो सर्दी और गर्मी के मिलाप में एकदम महक उठता है। और फिर दिल में एक अजीब तरह की अनकही, आँख में अजीब तरह के अनबहे छोड़कर चंद ही दिनों में पतझड़ का शिकार हो जाता है। रानू अक्सर भूल चुकी थी उसके बच्चे कहाँ हैं, कैसे सोए हैं, उनमें से किसी ने कुछ पेट में डाला भी है या नहीं। एक बार चम्मू की शबी लपक कर उसकी सोच में आई और फिर वैसे ही अपने आप चली गई। यहाँ जो कुछ हो रहा था वो चम्मू से कहीं बाला था। चम्मू और उसके साथ के लाखों करोड़ों बालक उसका एक हिस्सा थे और बस कभी बीच में मंगल बिदक कर पहलू मोड़ लेता था। फिर रानू एक तरफ जाकर बैठ जाती और दबी दबी सिसकियाँ लेने लगती, जो तख्लीक से पहले हर औरत का मुकद्दर होती है। एकाएकी उसे प्यास लगी, लेकिन खिड़की खोलकर किसी को पानी के लिए कहने की हिम्मत न हुई। फिर मंगल भी उठकर बैठ गया और अंधेरे में इधर उधर देखने लगा। एकाएकी उस पर कोई पागलपन का चक्कर आया और दोनों हाथों से उसने अपना रहा सहा कुर्ता भी फाड़ डाला। मैं मर गई, रानू चिल्लाई और उसके पास चली आई। परे हट जा, मंगल ने धक्का देते हुए कहा। पिछली रात रानू ने मंगल के पाँव पकड़ लिए और उन पर सर रखती रोती हुई बोली, तू तो जानता है मंगला, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मंगल जो अब तक मजमहल हो चुका था बोला, जानता हूँ। और फिर ना जाने किस जज्बे से उसने रानू का हाथ पकड़ लिया। अंधेरे में मुसलसल देखते रहने से उसे पत्ता पत्ता सुई सुई दिखाई देने लगी थी। रानू ने अपना हाथ उसके हाथ में रहने दिया और धड़कते हुए दिल से इंतज़ार करने देखने लगी। उसकी तकदीर का साथी अगले लम्हे उस मेहंदी रचे हाथ को अपने खुरक छाटने वाले हाथों में रहने देता है या झटक देता है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी ना हुआ। मंगल का हाथ जैसे अपने आप नीचे गिर गया और साथ रानू का भी। बाहर लोग हमेशा की तरह यही समझते रहे, शादी एक मुसलसल शब ज़ुफ़ाफ़ के सिवा कुछ भी नहीं। कुछ लोग तो सिरे ही से ना जानते थे और जो जानते थे उन लम्हों को भूल चुके थे जो उन पर भी आए थे। जो तपीदगी और हिजान और इस्तेज़ाज़ दो दिलों के बीच पैदा हुआ था, शब ज़ुफ़ाफ़ की लज्जत उसके मुकाबले पे ऐसी ही थी जैसे कोई मफरूज़ा हातिम से मोहरे मांगने जाए। अपने साथ पूरी इंसानियत और उसके वक़ार को उसके कदमों पे जा गिराए और उसके औज़ में एक दमड़ी पाए, उस पर भी दुआएं देता हुआ घर चला जाए। सुबह जब रानू और मंगल जागे तो किसी ने ताला खोल दिया था। मंगल उठा, उसने चलने की कोशिश की, लेकिन 2 ही कदम के बाद कराता हुआ लौट आया और रोते हुए अपने उरूसी बिस्तर पे गिर गया। रानू भागकर बाहर पहुंची और जाकर माँ जिंदा के पास खड़ी हो गई। क्या है बहू? जिंदा बोली। उस पर रानू ने कहा, भंडारे की चाबी दो माँ। वो किस लिए? हल्दी निकालना है, उसे बहुत मार लगी है। जिंदा ने अपने दुपट्टे को पल्लू से चाबियां खोलकर रानू को दे दी। भंडारे की तरफ जाने के बजाय रानू बरामदे की तरफ लपकी, जहाँ बच्चे आधे नंगे आधे ढके हुए सो रहे थे। रानी ने बारी बारी सबका मुंह चूमा और उनके बाजुओं और टांगों में अड़ी हुई चादरें खींच खींच कर उनके जिस्मों को ढापा। गुलाबी से सर्दी से हाथ रानू में दिए। सिकड़े हुए बच्चे एक तस्कीन के एहसास से सीधे होना शुरू हुए, लेकिन जब रानी बड़ी के पास पहुंची तो वो जाग रही थी। इससे पहले कि रानू उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती, बड़ी ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से माँ का मुंह नोच लिया और बोली, जा तू उसी से मुंह काला करवा। रानू पर पहले क्या कम गुजरी थी कि उस पर बेटी ने भी मुंह नोच लिया। वो तो बड़ी को ये भी ना कह सकती थी कि बेटी तेरे लिए तो मैंने ये सब किया है और तू भी, लेकिन इसके पास ये सोचने की फुर्सत ही कहाँ थी। वो तो ये भी ना सोच सकती थी उसकी बेटी, उसकी अपनी, जिसे उसने 9 महीने पेट में रखा, हज़ार अज़ियतें सहकर आखिर एक दिन जानकाही के आलम में इस दुनिया में लाई, बेबसी और मैले से धोती रोती हुई पाला, बड़ा किया और अब बड़ी होकर उसने मुंह नहीं नोचा, फूल बरसाए हैं। रानी एक
कुंद और खाली जहन के साथ अंदर हल्दी लेने के लिए चली गई, जिसे निकालकर उसमें तेल डालकर तवे पे पकाया और फिर मंगल की चोटों पर बांधने के लिए ले चली। अंदर पहुंची तो मंगल वहाँ न था। शायद जब रानो अपनी सास के पास थी तो वो कहीं निकल गया था। रानो दौड़कर बाहर दरवाजे तक गई। मंगल का कहीं साया तक नजर न आया। अलबत्ता डब्बू पास आकर दुम हिलाने चू चू करने लगा और अगले पंजे उठा उठा कर रानो पे रखे जैसे कह रहा हो, मैं जानता हूँ रानी तेरे साथ क्या हुआ, सब ठीक हो जाएगा, आखिर सब ठीक हो जाएगा। चुन्नू रोज सवेरे मंदिर जाया करती थी और सुबह की दूधिया खनगी पे उसकी आवाज़ पेरती हुई आया करती, मन्ना ती राम न जानियारे। लेकिन आज मंदिर जाने के बजाय वो सीधी रानो के यहाँ चली आई। रानी भी उसे दरवाजे में खड़ी मिल गई। छूटते ही चुन्नू ने पूछा, क्यों रानी, सब सुख है ना? रानी चुप रही। बोल ना, चुन्नू पूछने लगेगी। उस पर भी जब रानी कुछ न बोली तो चुन्नू ने उसे झंझोड़ते हुए कहा, बोल, रात कुछ हुआ? हाय, कैसी घुंघिया मुंह में डाली है। जो घुंघिया रानो ने मुंह में डाली थी उनके बारे में कैसे बताती? उसके खोलते पानी की तपिश और जलन जिनमें उसके जज्बात, उनकी काश और हासिल बर्दाश्त का दाना दाना तक उबल गया था, जल गया था। चुन्नू को किन अल्फाज में बयान करती? नीचे देखती फड़कते हुए होठों के साथ रानी बोली, रात कुछ नहीं हुआ। चुन्नू ने गौर से रानो के चेहरे की तरफ देखा और बोली, झूठ बकती है ठल्ला। अच्छा, तेरे मुंह पर ये नाखूनों के निशान कैसे हैं? ठंडे पसीने के कतरे रानो के चेहरे पे चले आए और वो कुछ न बोली। कुछ देर यूं ही बेकार शर्मसार सी खड़ी रहने के बाद जैसे वो एकाएक ही उबल पड़ी तो जो कहती है, चुन्नू मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, मैं तो तन ढांपने के लिए 2 कपड़े मांगती थी, बिनिया पेट में डालने के लिए 2 रोटियां। पता नहीं वाहेगुरु परमात्मा को क्या मंजूर है, देवी माँ क्या चाहती हैं, वो अब फिर चला गया है कहीं। हाय राम। चुन्नू ने पीछे गली के अंधेरे को साफ होते हुए देखा और कहने लगी, किधर गया मुआ तक पुलता। और फिर एकदम किसी गलती का एहसास करते हुए बोली, मैं मुँह जली तेरे सामने, तो अब मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। रानो मुस्कुरा दी जैसे रो रही थी, या रो दी जैसे मुस्कुरा रही थी। चुन्नू रानो को दिलासा देते हुए कहने लगी, उसकी तो फिक्र न कर रानी, जैसे वो गया है बीबा वैसे ही आ भी जाएगा। और दोपहर के करीब मंगल सचमुच ही चला आया। उसने नवाब का कुर्ता पहना हुआ था, इस्माइल का साफा और गोरदास का गामे शाही जूता, बदन पर पट्टियां बंधी थी। उसका ख्याल था घर की हल्दी वल्दी से कुछ होने हवाने का नहीं, इसलिए वो सुबह के पहले ही फेरे में इस्माइल के साथ उसके कन्नके पर निकल गया था और डिस्के के बड़े अस्पताल में जाकर पट्टी करवा आया था। सुबह से कुछ पेट में डाला था या नहीं खुदा जाने, कल से तो सिर्फ मार खाई थी और या फिर शादी की थी। दिन भर मंगल खाट बिठाए ज़मीन के नीचे तिनके गिनता रहा। कभी वज़न में अपना आपा उसे एक तिनके से भी हल्का मालूम होने लगता और कभी पूरी ज़मीन से भारी। फिर कभी बीच में झुककर उंगली से वो कच्ची ज़मीन पे ओंसिया किस्मत की लकीरें खींचने लगता। लेकिन जब उन्हें गिनता तो वो जुफ्त ही आती, कोई ताक ना बचती। किस्मत कहीं रास्ता न देती। झल्लाकर हाथ झुंझलाते हुए उसने भागों के सब लेख मिटा दिए और उठ खड़ा हुआ। एक इस्तरारी कैफियत से चेहरे साफ किया तो सब धूल मुंह पर चली आई। अपनी तरफ से सफाई के अमल में वो और भी गंदा तकदीर आलूद नजर आने लगा था। जब ये हाथ उठा उठाकर वो बकाइन पर आकर बैठने वाले, खुरख्त आवाज़ में काएं काएं करने वाले डोडरो पहाड़ी कौवों को उड़ाने, गाँव के गोली जोगे आवारा कुत्तों को एक नीम जान खारिज ज़दा कुत्ते पर झपटने से रोकने लगा। फिर एक तरफ से कहीं आधी दर्जन के करीब कुत्ते एक दूसरे पर झपटने गुर्राते हुए चले आए, जिन्हें भगाते हुए मंगल बोल उठा, मैं हैरान हूँ यार, कोटले में जो भी मरता है शायद कुत्ता ही बन जाता है। कच्ची दीवार पर से दूर धूला दुआर और हिमालय के सिलसिला हाय को कहीं एक दूसरे में खप गए थे और उनके बीच कहीं कहीं बर्फ चमकती हुई दिखाई दे रही थी। इन पहाड़ों से इधर दक्षिण का वो इलाका था जिसकी नेकरों पे पहाड़ी के सोजने जन्म लिया था, क्योंकि यहाँ के आशिक और माशूक कभी आपस में न मिल सके थे। एक उस टीकरी पे होता तो दूसरा इस पर, और बीच में दरिया। पापी लोग पहाड़ दे पत्थर जिनके चित अंग मिलावा, कभी कभी नैन मिला वानित। और इनकी जुदाइयों का दर्द रावी चिनाब और चेलम के किनारे किनारे होता हुआ वारिस शाह और कादिर यार के सूत में सांदल और गंजी या बार के दिल तक पहुंच गया था। एक एक करके गुजरे हुए वाक़यात मंगल के दिमाग में आने लगे। उसने एक सर्द आ भरी और मुर्जे की आवाज़ में गुनगुनाने लगा,
तूने बुरा किया साहिबा, जो मेरी बिक्की की गाड़ी बांध दी, मेरे तेरों तरकश टांग दिए, वरना एक तेर से तेरे भाइयों को खपत कर देता और दूसरे से उसे जिसकी तू मंगेतर थी। लेकिन शायद मंगल के फगार दिल के लिए मिर्ज़ा साहिबा चुनांचे एक कान पे हाथ रख कर दूसरी बाँ उलारते हुए छट्टन शाह फ़कीर से एक चाटनी अर्ज़ करती है, मैं सालिम बकरा तेरी न्याज गुजारूँ अगर मेरे सरकार साईं मर जाए, 5-7 पड़ोसने हिलाक हो जाएं और जो रहती हैं उन्हें तिप आले, गाँव के नंबरदार को पटकी पड़ ले जो थाने में रपट करता है, कराड़ बनिए कि हाट जल जाए जहाँ हमेशा दिया जलता है, फ़कीर की कुतिया मर जाए जो दिन रात चू चू करती रहती है, गलियाँ सूनी हो जाए और मेरा महबूब बिना रोक टोक के आ सके। यूं जी को आसूदा करके मंगल अंदर जाकर लेट गया। जब तक फिजा में से कुछ तो खून निकल गया था, सुबह दोपहर और शामें ढलने लगी जैसे वो कोई मैली दीवारें थी और कोई आसमान के दरियाए दर्द से मटकों पानी लेकर किरणों की झाड़ू से उन्हें धोआ उगाल रहा था। रानू ने खाना पकाया, फिर भागकर चुन्नों के हाथ से थोड़ा सा घी ले आई और एक बीवी की तरह उसकी पड़ी सी मुकदार रोटी पर रख दी। वो रोटी पे चोंगा निकालने ही वाली थी कि किसी ख्याल के आने से रुक गई, शर्मा गई और हाथ खींच लिया। कुछ देर में खाना डालने के बाद उसने बड़ी से कहा, जा उसे दे आ। बड़ी ने नथुने फुलाकर शाने झटक दिए और बोली, मेरी जाए जूती। रानू खज्जल होकर खुद ही उठने वाली थी कि पास बैठा हुआ चम्मू बोल उठा, ला माँ मैं दे आता हूँ। रानू ने चम्मू की तरफ देखा जैसे ये उसका बचपन था, उसकी मासूमियत ही थी जो रानू के दुख को समझ सकती थी। ये बचपन और मासूमियत जो करदा और ना करदा गुनाहों से कहीं ऊपर थे। रानू का जी चाहा उसे छाती से लगा ले, भींच ले, यूँ भींच ले कि वो फिर से उसके बदन में तहलील हो जाए और उस दुनिया में ना आए। जब ही उसने थाली चम्मू के आगे सरका दी और ख़ुद दुपट्टे में मुँह छिपाकर रोने बैठ गई। यूँ दिन बीत गए, महीने बीत गए। मंगल के दिल में आहिस्ता आहिस्ता एक जिम्मेदारी का एहसास जैसे अपने आप पैदा होने लगा और वो 4-4, 5-5 रुपए कमा कर घर लाने लगा। अगरचे रानू के साथ उसका मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं था, उस पर भी वो रुपए लाकर माँ के हाथ में देने के बजाय रानू ही के हाथ में देता और रानू खुश हो उठती और उदास भी। डर से मिला जुला एक इस्तेकाम का जज्बा उसके दिल में जगह पाने लगा। गाँव भर की औरतें, क्या चुन्नू और क्या पूरन दई, क्या विद्या और क्या सरूपो, सब ने कुछ हुआ नी कुछ हुआ पूछ कर गरीब रानू का नाक पे दम कर दिया था। रानू जवाब में सिर्फ इतना ही कहती, रंडियों शुक्र नहीं करती, मेरा घर बस गया है, रोटी कपड़ा मिलने लगा है मुझे, अब मुझे कोई उस घर से नहीं निकालेगा, कोई मेरी बेटी को नहीं बेचेगा। लेकिन वो सब शहद की मक्खियाँ यूं ही छोड़ने वाली थोड़ी थी। देर तक वो रानू के इर्द गिर्द भिनभिनाती रहती और उसके कूलों में चुप्पे दे दे कर पूछती, क्या मतलब, सारी रात वो ऐसे ही पड़ा रहता है? हाँ। तो इधर और वो उधर? हाँ। तू भी उसे बुलाने की कोशिश नहीं करती? नहीं। क्यों नहीं? नास पीटिए, वो तेरा वो है, शादी की है तेरे साथ, चादर डाली है तुझ पर। रानू रूखी हो उठती और बोल उठती, चादर डाली है तो क्या हुआ, मुझे अब भी वो वैसे ही लगता है जैसे पहले लगता था। इस पर सब बुंकार उठती, हो हाय फट्टे मुंह, दिर लानत। और फिर वही, तुम्हें नींद कैसे आती है? जैसे पहले आती थी। वो भी सो जाता है बस ऐसे ही? हाँ। रात को उठता गड़ता, जमाई भी नहीं लेता। इस पर सब हंस पड़ती और एक दूसरे को छप्पियाँ देने लगती और आखिर समझाती, तू कुछ कर, गश्ती जमाने की नहीं तो हाथ से जाता रहेगा। पूरियों पेच में बोल उठती, कहो तो तुझे एक टोना ला दूं? हाँ नहीं, विद्या हामी भरती। नहीं रानो कहती, मैं कोई टोना वोना न करूँगी। तो फिर बैठ के रोएगी? पूरो तंबी कहती। विद्या मानी खेज अंदाज में पूरो की तरफ देखते हुए बोल उठती, तू तो नहीं रोती ना? पूरो एकदम अपनी शर्म और लाज को एक तरफ रखती, अपनी जूती की तरफ इशारा करती हुई कहती, मेरी रोती है ये। मैं टोटका ना लाती, मेरा शंभू पैदा ना होता तो यही चाचा तुम्हारा मुझे घर से निकाल देता। इस पर सब खुली खपास की तरह हंस पड़ती और पूरन दई एक बड़ी सी आंख फैलाकर सबको चारों तरफ दिखाकर मारती। तिस पे चुन्नू पूछ लेती, बाबा हरिदास के कै दिन रह गए? जब ही पूरन दई चुन्नू की चोटी पकड़कर यूं खींचती कि सब मैं मर गई, हाय मैं मर गई के हल्लड़ में ख़त्म हो जाता। उधर नसीबों वाले अड्डे पर गोरदास, नवाब और इस्माइल मंगल की जान ना छोड़ते। अक्सर पूछते रहते, क्यों, फिर कैसी लगी? और मंगल का चेहरा एकदम लाल हो उठता
उसे यूँ मालूम होने लगता जैसे किसी ने उसकी माँ बहन के बारे में कोई बात बेहतियाती से कह दी हो। वो चुप रहता और बेकार की बक्की के साज में बकलस कसने या घोड़ी को थपकने लगता। गोरदास बात को आगे बढ़ाते हुए कह उठता, सच पूछो तो दोहा जिन की बड़ी मौज होती है। मौज कैसी? नवाब लुकमा देता है या इस्माइल या कोई और? वो पहले ही रसी बसी होती है ना, सब जानती हैं। उस पर सब मिलकर हाँ वो करने लगते, जिसके बीच में मंगल की पाटदार आवाज़ आती, ठहरो तुम्हारी माँ का। और सब एकाएक ही चुप होकर मंगल की तरफ देखने लगते। सिर्फ गोरदास उस हिम्मत करता क्योंकि वो तन व तोश के एतबार से मजबूत था और उस पर हाथ डालने से पहले हर किसी को सोचना पड़ता था। वो कहता, उसे माँ बनाने के लिए ब्याह किया है, कोई चादर डाली है। मंगल एक कड़ी निगाह से उसकी तरफ देखता, लेकिन मसलियत को बहादुरी समझकर चुप रहता। थोड़ी देर में गदलाई हुई फजा साफ होती और इस्माइल कोई लतीफ़ा शुरू कर देता या कसीफ़ा। एक सरदार जी की कन्नी कीचड़ में गिर गई। फिर क्या हुआ? नवाब मंगल की तरफ देखते, मज़ा लेते हुए पूछते। जब ही बीच में कोई सवारी चली आती और नवाब उससे मुखातिब हो जाता, कोटले चलेगी माई? नहीं वेरा, माई कहती और चली जाती। नवाब फिर इस्माइल को पकड़ता, हाँ तो सरदार जी की कन्नी कीचड़ में गिर गई। हाँ, वो बयान जारी रखता और वो कच्छा पहने हुए कीच में कूद पड़े और लगे कन्नी ढूंढने और ऊपर हाथ उठा कर कहते, अल्लाह मिल जाए या अल्लाह मिल जाए। एक मुसलमान पास से गुजरा, अल्लाह का नाम सुनकर ठहर गया और बोला, ओए सरदार, तू हमारे अल्लाह से क्यों कहता है, अपने वाहेगुरु से क्यों नहीं? सरदार जी ने ऊपर देखा और बोले, ये कन्नी के लिए वाहेगुरु को कीचड़ में डालूं? उस पर सब खिल्ली मार के हंस देते। मंगल भी मुस्कुरा उठाता और इस्माइल उसे इजाज़त नामा समझकर उसके पास पहुंचता और कहता, मंगला ये ठीक है, सरदारों के 12 बजते हैं। हाँ बजते हैं, मंगल इकरार करता। तेरे भी बजते हैं? हाँ मेरे भी बजते हैं। फिर मंगल के जोड़े पे हाथ रखते हुए इस्माइल पूछता, यहाँ कुछ होता है? हाँ होता है। मंगल पीछे छुड़ाने के लिए मान लेता, लेकिन इस्माइल उसी पर बस न करता। बात को आगे बढ़ाते हुए वो कहता, सुन, ये तुम्हें दिन के 12 बजे ही होता है या रात के 12 बजे भी? दिन के जो असली सिख है उसे तो दिन के 12 बजे ही होता है। इतने बाल और गर्मी कितनी पड़ती है? तो फिर इस्माइल कहता, वो अपने गांव का विशाखा सिंह है ना, तरखान, वो तो रात के 12 बजे बहुत खरूद करता, शोर मचाता है। मंगल जवाब देता, वो हरामजादा जरूर मुसलमान से सिख हुआ होगा। और सब मिलकर हंसने लगते। मंगल की आवाज़ सबसे बुलंद होती, फिर बीच में कोई जातरन चली आती और सब मिलकर उसे लपक लेते। उसकी गठरी नवाब के इक्के में होती, जूते मंगल के इक्के में और वो खुद गोरदास की बाहों में। अक्सर ऐसा होता, मियाँ एक इक्के में होता और बीवी दूसरे में और बच्चा तीसरे में। बहुत ही गाली गलौज के बाद सब मिलकर किसी एक का इक्का भर कर रवाना कर देते और ख़ुद दूसरी सवारियों के पीछे भागने लगते। मंगल को अब औरतों में सिर्फ सवारी की हद तक दिलचस्पी थी। वो कभी किसी नौजवान लड़की को देखता भी तो एक सरसरी नज़र से, जैसे कह रहा हो, हाँ ऐसी भी होती हैं। सलामती में उसे अब भी दिलचस्पी थी। उस लड़की को औरतों की डाक से पता चल गया था कि मंगल और उसकी बीवी में अभी तक कुछ वो नहीं हुआ। वो और बन संवर कर उसके सामने आती और शेरों के इशारे करती, लेकिन अंदर से वो जली बैठी थी। उसने फैसला कर रखा था, एक दिन मंगल को अपने जंगल में फंसाऊंगी, ढारे के पीछे कपड़े उतरवाऊंगी और जब वो हाथ बढ़ाएगा तो शोर मचा दूंगी और उसकी वो बेइज्जती कराऊंगी कि याद ही करे। अब जबकि वो बीवी वाला हो चुका है, उसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए काला हो जाएगा। उस दिन नसीबों वाले अड्डे पे मंगल में ने नवाब के साथ पी ली, लेकिन डरते डरते, अपने भाई के ज़माने में तो वो बोतलें लुंढिया करता था, लेकिन अब वो डरता था। उसे पीने की ख्वाहिश थी, लेकिन यूं बेतुकेपन से नहीं। रानो भी आम औरतों की तरह थी, जो शादी के पहले ही रोज़ से अपने शौहरों के चेहरे देखना सीख जाती हैं। उस पर आने वाले एक एक शिकन को जानने पहचानने लगती हैं। जब उनका मर्द कोई गुनाह करके आता है तो उन्हें लामुहल्ला पता चल जाता है। ये अलग बात है कि वो कुछ नहीं कहती। बातें करने में वो उनकी ज़ेर ज़बर देख लेती हैं, बल्कि चौखट के अंदर पहना ही कदम उनकी पूरी जातक, पूरी अलिफ लैला उनके सामने दोहरा देता है। इससे पहले भी मंगल ने 2-4 बार पी ली थी और वो जान गई थी। मंगल को भी मालूम था कि वो जान गई है, लेकिन इस पर भी खामोशी का पर्दा पड़ा रहा और ऐसे ही निपटी रही। जो दिन बीतने लगे, गाँव की औरतें रानों को डांटने डपटने लगीं और सोचने लगीं शायद ये ठीक ही कह रही हो। वो डरने लगी अपने मुस्तकबिल से, अपने बच्चों के मुस्तकबिल से, क्योंकि बीच बीच में मंगल अलिफ उठता था, हटाओ ये सब, क्या तमाशा बना रखा है।
और रानू काँप जाती। वो मंगल को कुछ भी तो ना कह सकती थी, उस पर उसका हक ही क्या था। नहीं नहीं, हक तो था। पंचायत की मौजूदगी में गांव के सब मर्द औरतों की गवाही में उसने मुझ पर चादर डाली थी। सोचे तो हक है भी और नहीं भी। चादर का क्या है, उड़ाई 3 गज का कपड़ा, ऐसा कहीं तो शादी के फेरे भी क्या है, ये सब ठीक है। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं। तिलोका भी तो था, उससे वो इतनी खाइफ ना रहा करती थी, जो मुंह में आता धड़ से कह डालती, चाहे बाद में मार ही खाती। मैं उसे क्यों नहीं कुछ भी कह सकती। मंगल रानू पर उंगली भी ना उठाता था, सिवाय रात के उस जगह पर खड़ा भी ना होता जहाँ रानू की परछाई पड़ती। फिर भी उसका क्या मतलब। चलो अच्छा ही है, मार तो नहीं पड़ती, हड्डियों को सेक तो नहीं करना पड़ता। लेकिन बहुत दिनों तक सोचते रहने के बाद रानू समझ गई कि वो मंगल को क्यों कुछ नहीं कह सकती। दूसरी औरतें जो अनाप शनाप मुंह में आए बक देती हैं, दिन छल्ला रात जेवर कुछ न कुछ मांगती ही रहती है और उसे ला के देना पड़ता है। आज दिन कुछ अंदर बाहर था जब मंगल कस्बे से लौटा। सूरज की रोशनी अभी आसमान पर होने से अष्टम का बेनूर चांद सफ़ेद सी पतंग की तरह एक केकर में उलझा हुआ था और अब इक्के के साथ साथ भागता हुआ सांसियों की ठिट्टी के ऊपर आसमान के खुले मैदान में जाकर साकित हो गया, जहाँ मंगल अपना इक्का रख दिया करता था और बुक्की को थोड़ा चारा वारा डालकर घर चला आता। फिर लौट आने, उसे घर खरेरा करने और दाना डालने के लिए बाकी का काम अगली सवेर पर मुलतवी। इक्का और बुक्की का बंदोबस्त करने के बाद मंगल लौटा जहाँ वो इक्का खड़ा किया करता था। वहाँ से दाई तरफ फॉर्म की 15-15 फीट ऊंची ईख खड़ी थी, जिसके बीच में से चींटी भी ना गुजर सकती थी। अलबत्ता झींगर दिन भर अपनी दम में से लेस निकालकर एक तार बनाते और झूलते झुलाते एक गन्ने से दूसरे गन्ने तक पहुँच जाते और फिर उसके रस में डूबकर अगले गन्ने के पास बाईं तरफ मकान शुरू होते थे, जिनमें सबसे इधर मदरसा था और उसके साथ वाला मकान जहलम अराइन का, जिसकी उधर जाकर अब चांद थम गया था। फजा में से एक किस्म की खुशबू आ रही थी। मंगल जानता था वो खुशबू कैसी है। बात ये थी, गांव के किसान हर साल इसी महीने रस निकालते, गुड़ बनाते और ईख के बीच में थोड़ी सी जगह खाली करके ज़मीन खोद के गुड़ से भरा हुआ मटका उसमें रख देते और केकर की छाल उसमें डालकर ऊपर गोबर और घोड़े की लैट डाल देते। कुछ दिन में मटका चलने बोलने लगता और बड़बड़ करती हुई शराब मटकों से बाहर चली आती, हवा में बस जाती, फिजा मुकद्दर हो उठती और मुअत्तर भी। अब भादो असूज में ढल रहा था, जबकि गर्म हवा और लू के आदि जिस्म सर्द हवा का एक भी झोंका बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक अजीब तरह की चुभन और काहिश इंसान के दिल के अंदर पैदा होने लगती है। न आदमी चादर ओढ़ सकता है, न छोड़ सकता है। औरतें किसी ख्याली कपकपी से असर पजीर होकर सब गोदड़ और रूई अंदर से निकाल लाती हैं और फिर दुनिया को बलवास से धुनवाने नए लिहाफों में भरती, उन पे काले सूत के नगंदे डालती, लंबी तान के सो जाती हैं, सर्दियों के लिए तैयार। अब उनके लिए चाहे कब्र पड़े या बर्फ, लेकिन मुर्दों को ठंडी हवा के हर झोंके के साथ एक अजियत होती है। उनके जिस्म में एकदम से और सुर को उठते हैं और मशाम अपनी अपनी जगह छोड़कर मुकाबिल के मुसामों से अनगिनत बार जफ्त होने के लिए चल निकलते हैं। मर्द का पूरा जिस्म एक फनीर सांप की तरह फनकारने लगता है। मंगल घर की तरफ कदम उठाने ही वाला था कि बाईं तरफ छत पर से आवाज आई, मंगलावे। मंगल ने ऊपर देखा, ये वही जगह थी जहाँ अष्टम का चांद आकर रुक गया था। सलामते खड़ी थी और उसके धुलने से नक्श दिखाई दे रहे थे, ऐसे नक्श जो अच्छे भले आदमी को पागल बना देते हैं क्योंकि वो पूरे नजर नहीं आते। सलामते ने कहा, ठहरो वे, मुझे तुझसे काम है। मंगल जामी तो साकित रह गया। उसके बदन में उस वक्त एक ही चीज़ हरकत कर रही थी, उसका दिल, जिसने तमाम तर सुकून की कसर निकाल दी। सलामती इधर से आ रही थी, जिस तरफ लकड़ी की सीढ़ी जहलम के घर में उतरने के बजाय बाहर उतरती थी, जिस पर आज़ादाना उतर चढ़कर इनायती और सलामती और जहलम लाल लाल मिर्चें सूखने के लिए डाला करती। जितना आदमी पूरी ज़िंदगी में करता है, उतना मंगल ने सलामती के कोठे पर से अपने आप तक पहुँचने में सोच डाला। सलामती आकर मंगल से कुछ दूर खड़ी हो गई, चुपचाप। मंगल ने पूछा, क्या बात है सलामती है? कुछ नहीं, सलामती बोली। उसकी आवाज़ में शिकायतें थी, हिकायतें थी और आंसू थे। गोया वो कह रही थी, तेरे सामने बैठ के रोऊंगी, लेकिन दुख तुझे नहीं बताऊंगी। बताना, मंगल ने कुछ आगे बढ़ते हुए कहा। सलामती थोड़ा पीछे हट गई, जैसे वो डर गई थी। परे परे, सलामती बोली। एक
खुशबू उड़कर सलामती की तरफ से आई। ये खुशबू गांव की खुशबुओं में से न थी, क्योंकि उन खुशबुओं में से मंगल के मशाम पूरी तरह से वाकिफ़ थे। ये शहर की खुशबुओं में से थी जो मोहब्बत को एक किस्म की गवार सी अफूनत दे देती हैं, बखिलाफ उस पसीने और गलाजत की बदबू के जो तंदुरुस्त बदनों की ना तमाम मोहब्बत और उसकी तपोताप में संदल हो जाती है। मंगल के दिल में अब आखिर भादों की हवाओं से जो शोला एकाएकी भड़क उठा था, उस परे परे से और भी लपक उठा। सलामती के रखरखाव की परवाह न करते हुए वो आगे बढ़ा और बोला, तुम मुझसे डरती है? हाँ, सलामती बोली। याद नहीं उस दिन? याद है, मंगल बोला, पर सब दिन एक से थोड़े होते हैं सलामती है। और वो आगे बढ़ गया। सलामती पीछे हटती, नहीं 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 कहती हुई दीवार से जा लगी। उसने सोच रखा था मंगल के हाथ पकड़ते ही शोर मचा देगी और उसे पकड़वा कर अपनी बेइज्जती का बदला ले लेगी। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया, अगर ये रीछ का बच्चा इसे एक जस्त के फासले को जो उसके और मंगल के बीच रह गया था पार करके उसे पकड़ ले और उसका मुंह बंद कर ले या मुंह को बालों से भरपूर छाती में भींच ले, तो वो क्या करेगी? उसकी सारी मंसूबाबंदी दरी की दरी रह जाएगी। और वो रीछ आहिस्ता मगर यकीनन उसकी तरफ बढ़ रहा था। सलामती की आवाज़ गले में अटक गई। वो काँप रही थी और ना जानती थी मंगल पर भी कोई लर्जा छा रहा है। सिर्फ एक कदम और सलामती के लिए अब सब कुछ नामुमकिन अमल हो गया था। दोनों बराबर आमने सामने खड़े एक दूसरे की आंखों को तलाश कर रहे थे, दो बिल्लों की तरह अंधेरे में घूर रहे थे। ऐसे में सिर्फ औरत का दिमाग काम करता है, मर्द का नहीं। जैसे फिर मर्द का करता है, रुत का नहीं, औरत का नहीं। उस एक कदम के फासले को मंगल के बजाय सलामती ने पाट लिया और उचक कर मंगल से चिमट गई। उसने मन जाने के अंदाज से मंगल के बढ़ते हुए हाथों का जारहाना अमल रोक लिया और मंगल एक बैठी सी आवाज़ में बोला, बोलो क्या काम था? कुछ नहीं, सलामती बोली, सोचा था मिलेगा तो तुझसे कहूँगी। और उड़िया चचते तेरे हलवगदे ओथे ले चल चरखा मेरा। और फिर वो हंस दी। मंगल ने फिर आता आगे बढ़ाए। सलामती बोली, पागल हो गया है? ये भी कोई वक्त है, जगह है? नहीं नहीं नहीं। तो फिर कब, कहाँ? सलामती ने एक की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ, जब उधर मंदिर में घंटियाँ बजे और मस्जिद में मुल्ला अजान दे। मंगल ने पहले एक की तरफ देखा और फिर आसमान की तरफ, जहाँ उत्तर पश्चिम में कुछ फुएं फुएं से बादल जमा थे। फिर सलामती की तरफ देखते हुए बोला, हाँ ठीक है, कल हजारी ने वहाँ से शराब का मटका निकाला था और उसने एक की तरफ इशारा किया, बस मटके, 2 मटके जितनी ही जगह है। और फिर उसने अपने आप को ढीला छोड़ दिया, मगर उसके फड़कते हुए हाथों को यकीन ना आ रहा था उनके काबू में क्या चीज़ आई और क्या निकल गई। उसने अपने आप में हिम्मत की भी कमी पाई और सोचा, आज 2 घूंट शराब तेज़ाब के अंदर होते तो मज़ा आ जाता। और फिर दिन भर हिक्के और धूल के बाद उसे अपना आप कुछ गंदा भी लग रहा था। मुंह से माँ बहन की गालियों की बू आ रही थी। फिर कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा सलामती है, बोलना नहीं। मैं नहीं, तू ही भूल जाएगा। सलामती मंगल की निगाहों का शक दूर करते हुए बोली, नहीं, मंगल ने कहा। और आधे चांद की रात में मंगल सलामती की नज़रों को दलता हुआ चला गया। बदन में एकाएक एक तनाव सा पैदा हो जाने की वजह से उसकी चाल ही बदल गई। रीढ़ की हड्डी में कोई सांप लहराना बंद हो गया था और पीछे से देखने पे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इंसान नहीं, कोई लट जा रहा है। सलामती वहीं खड़ी खड़ी उसे जाते देखते रही। उसे भी भादों के झोंके लगे थे और उसका बदन हवा में पड़े सुलगते हुए कोयले की तरह कभी भड़क उठता और कभी बुझ जाता। यूँ मालूम होने लगा था जैसे आधी रात के वक्त जब मंगल आएगा तो सलामती शोर मचाने, उसे पकड़वाने, पिटवा देने के मंसूबे को अमल में नहीं लाएगी। घर की तरफ कदम उठाते हुए उसने अपना तहबंद कसा के सामने से इनायती, सलामती की बड़ी बहन आ गई। तू कहाँ से आपा? सलामती बोली, शर्मा दाई के यहाँ से, जो शानदा लेकर आई हूँ। जो शानदा? वो किस लिए? मरने के लिए, इनायती ने बेजारी से कहा। सलामती कुछ न समझी। इनायती ने कुछ शर्माते कुछ मुस्कुराते हुए कहा, औरत होना भी एक ही लानत है। ओ हाय, सलामती ने कुछ पता पाते हुए कहा, रोटा पटकी पटा तो अभी साल भर का भी नहीं हुआ, इसीलिए तो ये मर रही हूँ। इनायती ने काढ़े की बड़ी सी पुड़िया को माथे के साथ मारते हुए कहा। फिर दोनों मिलकर घर की तरफ चल दी। सलामती बोली, ये सब करने से पहले तुमने मुराद से पूछ लिया? मुराद इनायती के मियाँ का नाम था। हाँ, इनायती ने अपनी बात झटकते हुए कहा। उस नाम मुराद से पूछने बैठती तो अभी तक 11 होते। मेरा पेट है कि मलूक सिंह का आनवा। सलामती को झुरझुरी सी आई। वो अल्हड़ बहुत कुछ न जानती थी, लेकिन कायनात में मादा थी जिसके रहम होता है। वज़ा, हमल और तौलीद के नाम ही से जिसके अंदर एक नामहसूस सी कसमसाहट दौड़ जाती है।
सलामती ने कहीं दूर की बात सोची। आखिर ये होता है, यही होता है तो फिर। जब तक इनायती दरवाजे के अंदर पैर रखने जा रही थी, सामने उसने मुराद अपने मियाँ को अपनी साली आयशा से छेड़छाड़ करते देखा और उल्टे पांव बाहर आकर सलामती से बोली, आनिए, फिर मिला तुझे वो फाटिया लड़का? कौन? सलामती ने कहा, हालांकि जानती थी इनायती कहाँ मार कर रही है। अरे वही इक्के वाला मंगलू। सलामती ने जब तक सोच लिया नहीं वो बोली। उसके बाद अंदर जाकर इनायती आयशा, रोडे, मुराद वगैरह की तरफ मुतवज्जा हो गई। झेलम फिर तरकारी के बदले सुबह गोश्त में डालने के लिए चने की दाल लेने गई थी। अब्बे का हमेशा की तरह कुछ पता न था। सलामती एक खाट पर बैठकर सोचने लगी। उस दिन का दहाड़ने वाला मंजर उसकी आंखों के सामने फिर गया और वो शर्म और खजालत से लाल हो उठी। न जाने क्या हो गया मुझे, ऐसे भी कोई मानता चला जाता है किसी की बात? वो कहता उतार दे और भी कुछ तो मैं वो भी उतार देती। पागल, कैसे फिर गली में आकर कुर्ता पहना और अपने ये दोज़खी छिपाए, अल्लाह कोई देख लेता तो। कुछ ही देर में सलामती उबलने खोलने लगी। बोला, हो गई सैर, चली जा अब। और मुझे जाना पड़ा। इतनी बेइज्जती ना हुई होगी किसी माँ की बेटे की, पर जिस चीज़ को आपा बेइज्जती कहती है मैं उसे बेइज्जती नहीं कहती। फिर वो उठी और हांडी लेकर सबको खिलाने पिलाने के बहाने इनायती के पास चली गई। और जब सब जने थोड़े इधर उधर हुए तो उसने इनायती को मंगल से अपनी मुलाकात का वाक़या बता दिया और ये भी कह दिया कि वो मिलने आएगा मदरसे के बाहर ईख में। थोड़ी देर बाद मुराद गांव के 2-4 बदमाशों को ले आया। अपनी गरीबी, अपने इफलास के बावजूद वो ये बर्दाश्त न कर सकते थे कि एक काफिर किसी मुसलमान लड़की की इज्जत पे हाथ डाले। सब ने मिलकर जल्दी जल्दी लाठियाँ, छुरियाँ और गंडासे जमा कर लिए और फिर बैठकर बरसों पहले की जातरन और तिलोके के कत्ल की बातें करने लगे। बहुत शुक्रिया। जल्द मिलते हैं अगले बाब के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए।